मित्रों को नमस्कार। आज हमारे बीच में हमारे चैनल पर आज एक ऐसी महान विभूति हमारे बीच में है, जिनका हम कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। आपका नाम डॉक्टर जीएल मेनरिया साहब, जो कि एक जाने-माने इतिहासकार हैं। आपका लंबे समय जो है इतिहास के पन्नों को ढूँढने में आपका पूरा जीवन जो है वो व्यतीत हुआ है। और आपका जन्म 10 अक्टूबर 1945 को हुआ। 78 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप महाराणाओं के इतिहास के ऊपर आपने बहुत ही लेखन किया है। मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ के इतिहास पर खोज कर आपने बहुत बड़ी खोज की है, जिसमें आपने शिलालेख, ताम्रपत्र, मुद्राएं, ग्रंथ और पोथी जैसे ग्रंथों के बारे में आपने मूल्यांकन करके आपने एक मेवाड़ का नाम बढ़ाया है। और बड़े ही गर्व की बात है कि आज एक विशिष्ट कहानी लेकर आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। आइए चलते हम डॉक्टर जीएल मेनरिया साहब के पास। और आज हमारे सामने क्या एक नई विशिष्ट कहानी लेकर आए हैं, एक विशिष्ट ग्रंथ और एक विशिष्ट इतिहास और उपन्यास हमारे बीच में लेके आए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे श्रोताओं को। मुझे प्रसन्नता है। पहले मैं चैनल के आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि मुझे इस चैनल के माध्यम से मेवाड़ के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना और मेवाड़ के इतिहास की एक महत्वपूर्ण जो वाई समाज की एक महान कहना चाहिए कि एक जो महान महिला जो केंटवारी के साथ उसकी पृथ्वी थी। और आप जानते हैं कि राजस्थान में ही, पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा कोई जो उदाहरण नहीं है जिसमें कि मेवाड़ के राजवंश का जो व्यक्ति है उदय सिंह, जो महाराज उदय सिंह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के चित्तौड़ में भारी संघर्ष था। आपको स्मरण होना चाहिए। जो इतिहास के रिकॉर्ड इतिहास में इस बात का उल्लेख होता है कि जब राणा सागर की मृत्यु हो गई थी 1528 में 27 में, तो 28-27 के बाद जो मेवाड़ संकट में था, उस समय राजमाता कर्णावती का राज्य था। और कर्णावती, क्योंकि जिसको कर्मवती बोलते हैं, रानी कर्णावती बोलते हैं, वो उसके बच्चे थे जोधन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ये उस समय बच्चे बालक थे, नाबालिग थे, इसलिए रानी कर्णावती ने पन्ना दाया और उसके जो सहयोगी थे तिवारी आदि परिवार के सहयोगी लोगों के साथ उसको रणथंभौर रखा। ऐसा रिकॉर्ड मिलता है कि रानी कर्णावती ने जब देखा कि उस समय चित्तौड़ खतरे में है, तो उस समय में भी वह राजमाता के रूप में, महारानी के रूप में कार्य कर रही थी। उन्हीं दिनों में 16वीं शताब्दी में चित्तौड़ खतरे में था। एक और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया और दूसरे हुमायूं, जो बाबर का पुत्र हुमायूं, वो मंदसौर से ग्वालियर होकर के मंदसौर होकर के चित्तौड़ पर आक्रमण करा था। ऐसी स्थिति में चित्तौड़ मेवाड़ दोनों ओर से संकट में था। रानी कर्णावती ने सूझबूझ से काम लिया, क्योंकि उस समय सामंत लोग, तो क्या आप जानते हैं कि खानों के जो है मेवाड़ की जो सैन्य शक्ति कमजोर हो गई थी। ऐसी स्थिति में कर्णावती ने उचित समझा कि हुमायूं को उसे रांची भेजी थी ताकि भाई महाराज की सहायता करे। बहादुर शाह गुजरात के अध्यक्ष में, ये 1532-33 की बात है। तो 1532 और 35 के बीच में 2 बार बहादुर शाह गुजरात में मेवाड़ पर हमला किया था। इस वक्त हुमायूं ने किसी प्रकार से रानी कर्णावती को सहयोग नहीं दिया। कारण इसका ये था कि जब हुमायूं ने मंदसौर से चित्तौड़ की ओर मेवाड़ का शिकार समझ कर, मेवाड़ चूँकि 2 शिकार था, दोनों मुस्लिम थे। एक और जैसा मैं बता चुका हूँ कि 2 मुस्लिम आक्रांताओं के बीच में मेवाड़ फंसा हुआ था। कर्णावती असहाय थी, उसने राखी बेच कर हुमायूं से सहायता मांगी और हुमायूं उस समय ढीला ढाला रहा, या उनका दूध रहा, या वह शिथिल रहा, उसने नहीं दिया। इसका वजह ये है कि ऐसा हमारे इतिहास ग्रंथों में मिलता है कि बहादुर साहब गुजरात ने हुमायूं के पास संदेश भेजा कि मैं एक मुसलमान हूँ और तुम भी एक मुसलमान हो, ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये काम उचित नहीं है। क्योंकि बहादुर साहब गुजरात का दावा था कि चित्तौड़ मेरे राज्य का पार्ट है, ये मेरा हक है। और उधर हुमायूं ये समझता था कि बाबर की मृत्यु बाद चित्तौड़ पर अधिकार करना उसका हक है। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं ढीला रहा, सुस्त रहा, उसे न तो है इसी तरह बढ़ने की, लेकिन उसकी चुप्पी और उसकी तटस्थता का दुष्परिणाम हुआ कि 1533 में मेवाड़ को जो अटैक हुआ, वो उस समय लुंगी खान नाम का एक चौकी था बादशाह की सेना का,
तो चित्तौड़ के वो घेरा ही नहीं, बल्कि चित्तौड़ 2 बार चित्तौड़ पर घेरा डाला। तो मेवाड़ के समय जो जितने भी और योद्धा थे वो मेवाड़ की रक्षा नहीं कर सके, तो रानी कलावती ने जोर करके अपने जीवन का समाप्त कर दी। तो कहना तात्पर्य हुआ कि इस चित्तौड़ जो इतिहास में चित्तौड़ प्रसिद्ध 3 शाखा हुए। पहला विनाशकारी शाखा मेवाड़ पर हुआ था। अलाउद्दीन ने जब तरक्की में चित्तौड़ आक्रमण किया था, उसमें रानी कलावती थी, रानी पद्मिनी थी। तो पद्मिनी का विश्वविख्यात जो जोहर है, उसके बाद ये घटना फिर मेवाड़ के इतिहास की गौरव, मेवाड़ की जो वीरभूमि है, जिसको हम चित्तौड़ का मेवाड़ का शीर्ष स्थल का है, हिंदुस्तान का एक शीर्ष स्थल है, और जो दुर्गों का दुर्ग, गढ़ों का गढ़ और चित्तौड़, इस चित्तौड़ का विकास रानी कलवती में हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि रानी कलवती की मृत्यु के बाद में ये जो नाबालिग बच्चे थे, पन्ना था वापस उनको यहाँ चित्तौड़ आती है। और चित्तौड़ में उस समय बालक जो कलवती जी शासन कर रहा था, क्योंकि इसी इन्हीं दिनों के ऐतिहासिक एक बड़ा कलर के मेवाड़ के इतिहास होते हैं। यह दुर्भाग्य है कि राणा सागर के भाई पृथ्वीराज का जो अनोरस था, अवैध बालक था बड़वी, वो सत्ता हत्या कर महाराणा बन गया। तो 1535 लगभग 3-4-5 साल तक बड़वी महाराणा बन बैठा, और उसने मौका दे करके जितने भी सामंत मेवाड़ से निकल गए थे, जो यहाँ संतुष्ट थे राणा सागर के समय, उसके बाद में भी उन कलवती के समय भी कई सामंत असंतुष्ट होकर के मेवाड़ से वहाँ चले गए थे, क्योंकि कलवती स्वयं भी थोड़ा अच्छा नहीं था। राणा सागर की बड़ी बात कलवती जी का शासन कुशासन था, इसे सामंत लोग साथ छोड़कर चले भी गए थे। लेकिन रानी कलवती ने बहुत कोशिश भी की थी कि करो या मरो। रानी कलवती को जब पता था कि मेवाड़ संकट में, चित्तौड़ संकट में है, तो जब सामंत को पत्र भेज करके पत्र लिखे थे कि मैं अभी तक तो मेवाड़ के विरोध में राजपूतों ने, सामंतों ने, यानी जनता ने देश की रक्षा के लिए, चित्तौड़ की रक्षा के लिए जो कुछ बलिदान किया है, उसे हम शोषित रहे, मेवाड़ शोषित रहा है। लेकिन अब मौका आ गया है कि मैं बादशाह और हुमायूं का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप सब मिलकर के आए। तो रानी पद्मावती की जो पत्र पढ़ करके सारे सामान मेवाड़ में आए, और डू और डाई, तेरा करो या मरो, और सब चिट्ठियों में लिखा था सामंतों को कि या तो ये चित्तौड़ में आपको सौंप रही हूँ साल के लिए, क्योंकि अब बटा निश्चित है। इसी स्थिति में या तो आप चित्तौड़ की चाबियाँ भी सौंप दी, चित्तौड़ सत्ता सौंप देगा, चित्तौड़ तुम्हें समर्पित कर रही हो। तो सब जितने भी सामंत मेवाड़ में संतुष्ट होकर के मेवाड़ छोड़ के चले गए थे, चाहे वो गुजरात गए हो, मांडू गए हो, चाहे गुजरात भागड़ गए हो आसपास, तो वो सब सामंत रानी पद्मावती के पत्रों को पढ़ करके आप चित्तौड़ लाए और रक्षा के लिए समर्पण किया। वो जो नरसंहार हुआ, या बाघ सिंह का जैसे सुधार के लिए बाघ सिंह, वो प्रतापगढ़ का, वो उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो सामंतों ने कलवती जोहर के पूर्व निर्णय किया था कि मेवाड़ की सत्ता बाघ सिंह को दे दी जाए, क्योंकि बालक विश्वभर देश के छोटे थे बालक, इसी तरह राजा कलावती की के नेतृत्व में बाघ सिंह को सत्ता सौंप दी गई, यानी उसको नेतृत्व दिया गया। तो बाघ सिंह भी लड़ता मारा गया। क्या तत्व हुआ कि रानी कलावती के इस पत्रों को पढ़ करके सारे सामंत को जोर जोश आया, उन देश की रक्षा के लिए, मेवाड़ की रक्षा के लिए जो काम किया, वो भारतीय इतिहास के गुजर पक्ष। अब मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा कि कलावती की मृत्यु और जोहर के बाद मेवाड़ का जो संकट है, वो पूरे मेवाड़ के 1500 साल के लिखित इतिहास में ऐसा संकट नहीं आया। जबकि इस समय आया कि जिस समय में बनवीर ने सत्ता हड़प ली। बनवीर को हम सत्ता हड़पने वाला कहेंगे, क्योंकि वो अवैध शासक था। राणा सागर ने स्वयं ने उसके दुष्चरित्र, उसके जो खराब चरित्र था, उसका अच्छा चरित्र नहीं था, वो आरोप नहीं था, लेकिन उसको अपने समय में ही राणा सागर ने अपनी जीविका अवस्था में अपने भाई पृथ्वीराज का जो पुत्र अवैध बच्चा है बनवीर को मेवाड़ से निष्कर्ष कर दिया था। और वो उन दिनों में इस जोहर के पूर्व ही ये बनवीर गुजरात चला गया था, और गुजरात के तत्कालीन सुल्तान ने उसको बागड़ का प्रदेश, जो वाट वाला भाग, उसको दिया था। तो आप देखिए कि मेवाड़ का जो दुर्भाग्य है, या देश के इतिहास की जो विडम्बना है, इस समय रानी कलावती की मृत्यु के बाद में बनवीर जो सत्ता वो और मौका देकर आप सब आगे था, उसे इस बात का बोध हुआ कि रानी कलावती ने जोहर कर दिया है, संभल गए हैं। और सामंत जो जितने भी संतुष्ट सामंत थे, उनको वो अपने अपने संतुष्ट करके या यूँ कहें उनका साथ लेकर वो सत्ता हड़प ली। इसी स्थिति में अब चूँकि बनवीर को इस बात का बोध था कि
विक्रमादित्य सिंह जो कि उदय सिंह का बड़ा भाई था, पहले उसको मारा। रतन सिंह जो भारत संघ के 3 पुत्र थे, रतन सिंह की हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नंबर 2 विक्रमादित्य को भी इसने मार डाला और राजमहल को घुस कर चित्तौड़ में। विक्रमादित्य की हत्या के बाद में जो उसका राजमहल का अंतिम जो बीज है, अंतिम अवशेष है, वो उदय सिंह था, बालक उदय सिंह पर जब राजमहल में उसने ये देखा कि अंतिम अवशेष भी चला जाए, समाप्त हो जाएगा, तो निश्चिंत होकर के चित्तौड़ का या मेवाड़ का शासन बना जाएगा। इसी स्थिति में आप देखिए कि गौरव की बात यह है कि वहाँ राजमहल में एक विश्वासपात महिला पंडाधाय थी, जो आमतौर पर बहुत से इतिहास की ग्रंथों में, बहुत से रिपोर्ट में बहुत लोग मानते हैं गुजर थी, नहीं मान्यता है। कविराज श्यामल दास मेवाड़ का इतिहास जो लेखक के प्रसिद्ध राजकीय इतिहास है, कविराज श्यामल दास लिखते हैं कि पंडाधाय किसी चौहान थी। तो पंडाधाय की धर्म भक्ति और उसका महान त्याग देखिए कि जिस समय में राजमहल में शयन हो रहा था, बद्री का जो ठिकान उदय सिंह था बालक, उस समय उसकी सहयोगी किरत वाली और उसकी पत्नी वाली लिखता है, सामुदाय लिखते हैं कि पंडाधाय ने मौका देखा, उसको पता था कि बलवीर इसकी हत्या करेगा उदय सिंह की, इसलिए उसने ऐसा पहले से प्रबंध कर दिया था। राजमहल में बलवीर आकर के हत्या करे, उसकी पूरी विशेष वैसी योजना बना दी थी, ऐसा फोन किया था। उसके जहाँ पर उदय सिंह जिस पलंग पर सोचा था, वहाँ पर आपने चंदन को कहीं उपन्यास में चंदन दिखाया गया मोती है, और मैं मानता हूँ कि पंडाधाय ने अपने लाडले पुत्र चंदन को पलंग पर सुलाया, उस घाट पर सुलाया जहाँ पर उदय सिंह सोया करता था। और उसने मौका दे करके राजमहल के विश्वसनीय लोगों को बचा करके पंडाधाय ने अब तीर्थवारी को, उसकी पट्टी को ये एक चोकर में बिछा करके ऊपर से पत्तल धोले, पत्तल और पत्ते ढक करके उसको दोनों पति को, तीर्थवारी को, उसकी पति को वहाँ से रवाना किया। तत्कालीन रिकॉर्ड से पता लगता है कि ये तीर्थवारी और उसका पति दोनों लाखोटे की बारिश से उधर से राजमहल से गुप्त मार्ग से वहाँ से निकल करके और नीचे गंभीर की ओर चले गए, क्योंकि पहले से नियोजित था। पंडाधाय ने इस बात का पहले से संकेत दे दिया था कि किसी प्रकार से हत्या के बाद वो स्वयं उसको आगे मिले। तो निर्धारित स्थान पर पंडाधाय जैसे ही तीर्थवारी ने टोकर रख करके उदय सिंह को चित्तौड़ के दुख से नीचे उतारा, और इधर से कुछ इस बात जैसा उसको आशंका थी, अब ये बलवीर आया, राजमहल में नंगी तलवार लेकर आया। विक्रमादित्य की हत्या के बाद उसे रक्त भरी तलवार लेकर के महल में घुस करके पंडा को पूछा उदय सिंह कहाँ है। तो ऐसी स्थिति में अपने दिल पर पत्थर रख करके वज्र कहना चाहिए कि वीरांगना लोग पुरुष या महान महिला ने अपने दिल को कठोर रख करके बिना चेहरे को झलका है, उसे इशारा किया कि मेरा वो देश बांट रहा हुआ है। वास्तव में जहाँ उदय सिंह सोया रहता था, वो संकेत उस घाट को जोड़ किया, जबकि पहले से नियोजित चंद्र को सोया रखा था। बलवीर ने उसको उदय सिंह समझ करके उसको खत्म कर दिया, उदय सिंह का काम समाप्त हो गया। प्रिय श्रोताओं और प्रिय मित्रों, मैं जो पंडाधाय और तीर्थवारी के महान त्याग और उसके जीवन का जो प्रसंग बता रहा था, उसका जो मैं उसका मूल जो प्रसंग है वो इस प्रकार से है, जो मैं आपको बता दूँ। पहले इसकी पूर्व में हमारे समाज का थोड़ा संक्षिप्त ऐतिहासिक बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि जितना योगदान पंडाधाय का है उतने ही बड़ा, उसी के बराबर मैं मानता हूँ दोनों का बराबर सहयोगी थे। दोनों हमारी जाति से जो पन्ना जो खींची है, और ये वाली है, वो वाली भी बेसिकली जो है ऐसी रिपोर्ट पता लगता है कि मैं वही समाज का थोड़ा संक्षिप्त प्रसंग दो। वही समाज की ऐसी भूमि पर चर्चा करें तो जो हमारे मेवाड़ के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में, भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है कर्नल जेम्स टोड, जो उससे पश्चिम भारत की आता है, भविष्य के आते हैं। कर्नल टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखा, जिसको टोड राजस्थान कहते हैं। उसमें कई जातियों का वर्णन हुआ है। उनमें जो हमारे मेरे पन्ने में आया है कि ये जो वाली जाति है, ये दहिया राजपूत कही जाने वाली जाति है। मूल की प्राचीन योद्धे और सैन्य और शास्त्रीय कार्यों संबंधित थी। मेवाड़ में इसे तो अजमेर केकली मेवाड़ी समाज का मुख्य केंद्र रहा है। मेवाड़ पर मुस्लिम आक्रमण के समय
राजधानियाँ शासन व्यवस्था बदलती होती थी, इनमें अन्य जातियों की तरह हमारे समाज भी अन्य सेवक और कार्मिक वर्गों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। जैसा हम जानते हैं जयपुर में हमारी उनकी घटी है, तो ये हमारे समाज के लोग घनी बस्ती है। महाराणा राठा के समय इस हमारी समाज का लोग जैसा मेरे ऐतिहासिक सूचना मिली है, जैसा मुझे हमारे समाज के कुछ प्रमुख लोगों से जानने को मिली है कि महाराणा राठा के समय या 14वीं शताब्दी में ये हमारे समाज के लोग वहाँ भी चित्तौड़ में थे। जैसे लाखोटा की बाड़ी बाड़ी कहलाती है चित्तौड़ के विरुद्ध के पूरी दिशा में, चित्तौड़ का जैसम के बिल्कुल पूरी दिशा में। जब हमें मालूम है महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ का जो दुर्ग है, इसके इधर वाले जो दरवाजे रामपुर हनुमानपुर भैरवपुर हाजी, चित्तौड़ दुर्ग की पश्चिम के जो अभी वर्तमान का मार्ग है, ये महाराणा कुंभा ने बाद में बनाया। जबकि चित्तौड़ पर चित्तौड़ दुर्ग को जाने का पुराना जो रास्ता वो चित्तौड़ दुर्ग की पूरी दिशा में यहाँ लाखोटा की बाड़ी है, जो रास्ता जब मांडवी की तरफ निकल जाता है, चित्तौड़ दुर्ग की पूरी दिशा में पहले आम रास्ता था, आज भी है। तो वहाँ एक दरवाजा लाखोटा की बाड़ी है और उस द्वार से वहाँ भी काफ़ी ये बाड़ी लोग रहते थे। इससे संभव है कि बाड़ी लोग उसी महाराणा राठा के द्वारा बनाया हुआ जो लाखोटा है, उस लाखोटा दरवाजा है जिसको अपन सूरजपोल बोलते हैं, वहाँ उस सूरजपोल के आसपास लाखोटा की बाड़ी थी। उस द्वार से वो पन्ना जाए के संकेत पर पन्ना जाए के निर्देश में, जैसा मैंने बताया था कि बनवीर के अत्याचार का मामला ऐसा बनवीर जब दुर्गी तलवार में करके अंग्रेजों को मारने मान दिया, हत्या कर दी, उसके पूर्व ही ये कैद वाली और उसके साथ उसकी पत्नी दोनों टोकरे में लेकर के अंग्रेज को लेकर के लाखोटी की बाड़ी होकर के बाहर होकर के दूर से उतर करके गंभीर की ओर चले गए। और कुछ इस घटना के बाद जब जैसे ही बनवीर निश्चित हो गया, उद्देश्य मारा गया है, राज्य का अंतिम अंश समाप्त हो गया है, तो उसने जाकर के मौका लेकर के अपने पुत्र का जो क्रियाक्रम करते, पुत्र का जो करना चाहिए, जो भी उसको संस्कार करना था, दुर्ग के नीचे उतर गंभीर जो नदी है उसके आसपास कर दिए। चारों मिले अन्ना है उसका पति तेजवाली और तेजवाली की पत्नी और उदय सिंह को लेकर गई है। वहाँ से चित्तौड़ से निकल कर के धैर्यवल पहले ऐसा माना जाता है कि पहले क्योंकि ये तेजवाली है पन्ना जाए का जो पिहर है उसका गाँव है, पांडोली है, ये उधर से अपने भाई के वहाँ पहुँची, लेकिन वो उसको अपने भाई पांडोली में गई, चित्तौड़ निकल रहा पांडोली होकर गई और वहाँ उसके भाई ने भी सहयोग नहीं किया। भाई भी था, इसी तरह उसको भाई का सहयोग देकर के उसको प्रतापगढ़ देवलिया, जो प्रतापगढ़ है, इसका नाम प्रतापगढ़ देवलिया है, प्रतापगढ़ देवलिया की ओर जाने के लिए कहा। तो ये सारा जो ग्रुप है जो उदय सिंह को घोषित मेवाड़ का जो वंश है, मेवाड़ राजवंश का जो एक अवशेष है, विरासत है, उसको लेकर के चारों लेकर निकले और इस प्रकार से वहाँ से जाकर के इन्होंने प्रतापगढ़ देवलिया के हो गए। देवलिया के तत्कालीन शासक भी बनवीर से भयभीत था। बनवीर ने उसको बनवीर के का देखना था कि देवलिया के शासक ने एक सैनिक टुकड़ी भेजी, एक घोड़ा सैनिक भेजे, कुछ घुड़सवार भेजे और उसको मदद की व्यवस्था बताया कि तुम डूंगरपुर चले जाओ और ज़्यादा आवाज़ सुरक्षित होगी, क्योंकि चित्तौड़ के पास होने से देवलिया प्रतापगढ़ बनवीर का शिकार है या मुकदम है। इसलिए इसी स्थिति में पन्ना जाए केतवाली और उसका पत्नी और सब बच्चे उद्देश्य को लेकर के धैर्यवल होकर के डूंगरपुर की तरफ जाने लगे। और वहाँ पर रास्ते में एक गाँव पड़ता है कल्याणपुर, और केसर जी के पास एक गाँव है कल्याणपुर है, जिसको इतिहास में किसकिंदा नगरी कहते हैं और मेवाड़ की प्राचीन विरासत नगरी है। कल्याणपुर वैसे बहुत अच्छा पुराना समृद्ध नगर था। लोग जब जयपुर नहीं बसा, उड़ीसागर नहीं बसा, उसके पहले चित्तौड़ से पाचेत वहाँ अमरकोट सिंध जाने का जो प्राचीन रास्ता ही है, वहाँ चित्तौड़ होकर के मांडू होकर के इस मार्ग यह आम मार्ग है। इसी क्षेत्र पर आ जाए, यहाँ कल्याणपुर केसर के पास एक जगह है, कल्याणपुर के पास भारती, और वहाँ अभी मुझे 2 साल पहले मैं गया था। वहाँ एक कल्याणपुर गाँव के पास एक कृष्णावन परिवार है, जो उन्होंने मुझे बताया था 2 साल पहले, मैं मेरे साथी कुछ इतिहास के विद्वान थे और प्रोफेसर बेटा भी थे, और तो हम लोगों को बताया गया था कि यह गाँव टोगल गाँव है। तो हम टोगल गाँव गए। टोगल गाँव में मुझे बताया गया कि इस गाँव का नाम टोकर इसी है कि पन्ना जाए और उसके साथ अखेत और भाई ये लोग टोकर पन्ना जाए पर टोगला यहाँ रखा, और ये परिवार कुछ जरूरतमंदों का
और ऐसा अब अभी भी चलता इस बार मनाऊंगा। तो उस कल्याणपुर के पास जो चौगल धाम है, ये चौगल धाम को देख करके मुझे लगा कि नई सोच है, नया विषय है कि पटना जाए की जो यात्रा है उद्देश्य को लेकर देखिए चोट से कुंभ में जाने का जो कष्ट है, टिपिकल विकट और चेहरा मेरा कष्ट 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 या बड़ा द्रौपदी रास्ते से घूम फिर करके 7 साल के बाद जो कुंभ में पहुंची, तो मार्ग में ये जो कल्याणपुर के पास कुंभ गाँव है, इसको मैं ऐसे मत दे रहा हूँ, इसको विरासत का स्थल माना जाना चाहिए। जैसे चावल के पास में महाराणा प्रताप से संबंधित जो चावल है अभी ये स्थान इससे पूर्व मैं मानता हूँ महाराणा प्रताप ने विगत युद्ध के बाद चावल पुरातन बनाया, उससे पहले का ये चौगल गाँव है, ये देश की विरासत का माना जाना चाहिए। परंतु विभाग को भी चाहिए, आम लोगों को भी चाहिए, वहाँ के सारे लोगों में मैंने ये जागृति पैदा की है। मैं हमारे समाज के लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को हमारे देश की जो विरासत है कहना चाहिए कि हमारे समाज का ही नहीं बल्कि वो हमारे धरोहर समाज के समाज का एक बड़ा चाहे हो चाहे ध्वनि हो परिवार हो, इन लोगों ने जब मेवाड़ राज्य की रक्षा में जो महानाम भूमिका अदा की, ये कैसी ये एक अनूठा होता है। तो मैं यहाँ जिक्र कर रहा था कि चौगल गाँव में रुकने के बाद ये परिवार ये उद्देश्य को लेकर के पता जाए और पेट वाली उसके हिसाब से करके ये पूरा दल वास लेकर के सीधा डूंगरपुर की तरफ निकले। लेकिन डूंगरपुर के तत्कालीन जो शासक है आजकल जो रावल आजकल उससे भी मदद नहीं थी, तो वो भी भयभीत था। जैसा मैंने बताया कि देवलियाल का जो शासक भी मनवी से भयभीत था, उसी प्रकार ये भी भयभीत था, उससे भी सिंधरा पसंद नहीं किया। लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों प्रतापगढ़ के शासक की तरफ डूंगरपुर के तत्कालीन शासक ने भी पन्नादार को एक सैनिक सहायता दी, उसको रास्ता सुरक्षित रास्ते से निकाल करके उसको कुंभलगढ़ पहुँचाया। अब हमें ये उल्लेखनीय बात है कि प्रश्न उठता है कि वो कुंभलगढ़ क्यों गई। वास्तु तो पन्ना को इस बात का पता था कि कुंभलगढ़ का जो सब किलेदार है वो राणा सागर के जमाने से ही वहाँ का किलेदार था और वो बिहार का तत्कालीन बिहार का प्रधानमंत्री था, या यूँ कहे वो सब प्रधान था। तो प्रधान जाए वहाँ कुंभलगढ़ जाने का पीछे उद्देश्य था कि वहाँ वो इस अमानत को मेवाड़ राज्य की जो अमानत है उसको उससे आशा साधेपुर को और उसकी बड़ी माँ उसको बताया सारी जो दुखद कथा बड़ी अत्याचार की सारी दुखद कथा और सारी जो दादाजी जो युगांतिका है जिस दुखद का दुखद जो अध्याय है उसको बताया। तो आप देखिए कि लिखा है सारे मेवाड़ की इतिहास ग्रंथ तो आता है कि आशा साधेपुर भी भयभीत हो गया एक बार तो, लेकिन जब उसने माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि बेटा ये तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है, हमारा ये कल टिकाने का समय है कि तुम्हें तो मेवाड़ के महाराणाओं ने ये विधान बनाया है, तो प्रधानमंत्री हो गया, ये तुम्हारी ड्यूटी है, कर्तव्य हमारा कि इस राजवंश की जो मेवाड़ की राजवंश का जो अध्यक्षेष है इसको आप न केवल पालन पोषण करना है, न केवल की सुरक्षा देनी है, बल्कि इसका विवाह करके इसको तो चित्तौड़ का स्वामी बनाना है। इसका जो पैतृक राज्य है वो इसका पैतृक जो घर दुर्ग है और इसका वैधानिक जो स्वामित्व है, इसका अधिकार है, इसको अधिकार की वर्षन पर दिखाना चाहिए। और मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा कि उस सब में बनवी को भी पता लग गया था उदय सिंह किसी तरह बच गया है, लेकिन उसने खूब प्रचार कर दिया कि अस्थि बनवी अस्थि उदय सिंह को मैंने मार डाला है। तो ये कुछ वर्षों तक इस प्रकार की कन्फ्यूजन पैदा किया कि भ्रांति में लगी बनवी में, ताकि उसको डर हो गया था। ये जो है चित्तौड़ में भी बनवी का अत्याचार ऐसा हो रहा था, कुछ लोग वहाँ बनवी से असंतुष्ट हो गए थे, उनमें से कुछ सामंत उसे असंतुष्ट होकर के सीधे कुंभलगढ़ पहुँचे। बनवी से जो असंतुष्ट सरदार थे कुंभलगढ़ पहुँचे, उन्होंने कुंभलगढ़ जाकर के महाराणा सिंह को नजारा किया और ऐसा लगा लोगों को वास्तव में अस्सी जैसे नहीं है। उन्हें जो मैं हमें तत्कालीन शासक देवगढ़ का तत्कालीन शासक और सलूमर वाले तो बिहार की जितने भी बड़े सामंत हैं, बिहार की राज जो सामंत हैं जो सदैव से बिहार की मान मर्यादा के लिए आगे अच्छे थे, उनमें सब लोगों ने मिलकर के महाराणा सिंह को आपने महाराणा मान लिया और उसको नजार दे करके वीडियो उसके हाथ में कर दिया। ये घटना लगभग समझिए कि 1540 के पहले थी, यानी उधर से ये सब बड़ा हो गया था। 17 साल के आसपास उदय सिंह
जब मुझे 14 वर्ष का होगा जब उस समय चित्तौड़ शहर है, तो लगभग 4-5 वर्ष बाद 1500 जब भानुप्रभु जैसे बड़ा हो गया तो ये मालूम पड़ा अर्थात देवपुरा ने भी अपनी सुरक्षा के लिए ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि उदय सिंह नहीं है, ये मेरा भानज है। साथ देवपुरा ने जो कुलकर की ने भी अपना भय या उसको भी गुप्त रखा। बलिर को इस बात का प्रचारित कर दिया कि मेरे पास जो उदय सिंह नहीं है, मैं तो मेरा भानज क्यों करके भारत करके बड़ा किया। और बाद में अकेला जो पाली का एक सामंत है, पाली के ठाकुर अकेला छोड़ेगा के पास प्रस्ताव भेजा। उदय सिंह असली उदय सिंह का पुत्र हमारे पास है और इसकी सभी आपका नहीं जब लड़की थी तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो पाली के सोलगरा अकेला तैयार हो गया और सभी शादी की भी तैयारी से वचन था कि मैं इसको भी बेटी दूंगा। जयवंत भाई जो प्रताप की माँ है, ये पाली के शासक है। इन्होंने उदय सिंह का विवाह भी करा दिया। जयवंती बाई यानी पाली के सोलगरा अक्षराज की जो बेटी के साथ विवाह भी हो गया। और ये भी ऐश्वर्य किया उसने मेवाड़ी सामंतों ने कि हम पूरी मर्जी करें, क्योंकि अक्षराज को डाउट था, संदेह था कि शादी होने के बाद में ऐसा न हो कि मेरी बेटी भी मारी जाए और अब रिस्क होगा। तो सब सामंतों से वचन लिया इसको मेवाड़ को मारना बनाए तब तक मैं उसी शर्त पर आपको मेरी बेटी को दूंगा। तो स्पष्ट है उस समय ये समय के पूर्व ही शादी के पूर्व ही राज के सामंतों ने शपथ लेकर के स्वदेश कर करके कमिटमेंट लेकर के उसकी विवाह कराया। तो विवाह करने के बाद में यह कदम मतलब हुआ कि हम देखते हैं अब इधर क्या होता है कि चित्तौड़ में बलिर को जब आशंका हो गई कि कहीं ऐसा न हो कि मेवाड़ के जो संबंध है वो एक बार फिर उसको डर पड़ गया। साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक से वो गया तो था ही। इसी स्थिति में उसने भी अपना भ्रमण अच्छा किया। उधर तारा में भी चित्तौड़ का तारा है और मावली है जो मावली उस समय एक छापड़ा था। इस मावली में देवरी के बाहर मावली के आसपास उसने अपना संबंध जो साखरा परिवार के साखरा उधर तारा में, तो उधर तारा में और मावली में अपने ऐसे विश्वासघात पर स्ट्रॉन्ग मजबूत ये विश्वासघात लोगों को लगा रखा था। और तब इधर उदय सिंह के जो सहयोगी हैं मेवाड़ी सामंत है, वो सेना लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण करने जाते हैं। और जहाँ मावली है जहाँ पर बल्लू की सेना को के पास किया शिकस्त भी। और उस बलवीर ने भी उसका मुकाबला करने के लिए चित्तौड़ से सेना भेजी। क्योंकि मावली में जो युद्ध हुआ इसको इतिहास में कहते हैं चित्तौड़ मावली, जैसे सामान्य भाषा साधारण भाषा में बोलते हैं माहौल हुआ। यह माहौल का मतलब एक युद्ध हुआ। यानी वास्तव में मावली जो जंक्शन है ये पहले कोई धाम शहर नहीं था न कस्बा था, ये जो छापड़ा था चित्तौड़ उदयपुर के बीच का जो भाग है। यहाँ पर उदय सिंह की सेना जीत थी, यानी बलवीर की सेना परास्त हुई। और यहाँ विजय करने के बाद जब उसको पता पड़ा कि बलवीर को तो उसने तारा की ओर अपना तो उदय सिंह के जो समर्थक है मेवाड़ के अकेला पाली की सेना पाली और इधर मारवाड़ में भी महादेव जो कि मारवाड़ की भी समय बड़ी सहायता मिली। इधर भटवा के मेवाड़ के सामंतों ने मारवाड़ के जो महादेव है उसकी भी सहायता उसकी सही सहायता की। मारवाड़ के रसोड़ों की मारवाड़ सौरभों की रसोड़ की तो उत्तर प्रदेश को चित्तौड़ गति पहुँचाने के लिए चित्तौड़ को स्वयं बनाने के लिए जो प्राण नियोजित से काम किया वो सराहनीय है। हम देखते हैं कि पाली की विजय के बाद ये 1540 की बात कर रहा हूँ। 1540 में उदय सिंह ने मावली का जीता, मांड बोलते हैं लोग। मांड को जीतने के बाद में फिर एक महीने बाद ये ताड़ा गए और ताड़ा में भी वहाँ का जो स्थानीय शासक है वो जो बड़े कपिल किला उसको भी पास किया। ताड़ा विजय करने के बाद ये सीधा चित्तौड़ पहुँचे। चित्तौड़ घेरा ढला। चित्तौड़ बड़ा सुंदर था और जैसा आपने पढ़ना मिलता है ऐतिहासिक ग्रंथों में कि उदय सिंह के पास उस तोप खाना था और नए की असुसज्जित सेना थी और सारा महाराष्ट्र सारी शक्ति सारे बलवीर के पास थी। और जो ऐसी स्थिति में फिर भी एक बड़ी युक्ति का प्रयोग किया गया। साथ ये बहुत बुद्धिमान था जो जाति माइत्री था और मेवाड़ का बहुत अनमोल्य किले का प्रधान था। उस टाइम वहाँ के बलवीर का जो प्रधानमंत्री है शिवजी मेहता उसको संदेश भेजा कि लंबे समय तक हम चित्तौड़ को घेरे हुए हैं और अब ऐसा है आपकी भी बहुत जिम्मेदारी है
कि जो चित्तौड़ का मालिक है, मेवाड़ का वास्तविक स्वामी है उदय सिंह है, इसी चीज़ में तो मैं सब भरसक प्रयास करूँ, ऐसा प्रयास करूँ। आपकी भी ये ड्यूटी जो मेरी है, मैं उदय सिंह को हमने उदय सिंह को चित्तौड़ का महाराणा, मेवाड़ का महाराणा बनाने की आप जो भरसक प्रयास कर दिया है, ऐसी चीज़ में तो हर हालत में हमें सहयोग देना पड़ेगा। उस समय चील जी बना जैसे मेवाड़ के इतिहास पर पता लगता है, मुझे इलायची मोर्चा भी लिखते हैं, चामुंडार भी लिखते हैं, मेवाड़ के सारे कौन आता है। चीली मतलब में भी इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप में आप जो आशा देव पोस्ट कर रहा है कि जब आप युद्ध का घेरा लंबा चल रहा है, तो मैं एक अर्धरात्रि को निर्धारित निर्धारित समय बताया कि रात को मैं अर्धरात्रि को जब जो किले से बाहर होकर या अंदर प्रवेश करूँगा, तो मैं अपने साधन को, मैं अपने किलेदारों को, जो द्वारपालों को ये आवाज़ देकर जाऊँगा, तिरंगा बांट रहे हैं। इस तरह से मैं तो कुछ बैलगाड़ियाँ, घोड़े-गाड़ियाँ और इस तरह से वो गाय बन करके मतलब कुल मिलाकर रास्ता साथ ये पूरा। और चील जी मेहता यानी पनीर का प्रधानमंत्री चील जी मेहता और उदय सिंह का संरक्षक इन लोगों ने संयुक्त रूप से दोनों मिलकर अंडरग्राउंड इंटरनली मिलकर के कॉपरेट करके आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि वास्तव में न्यायप्रिय काम नहीं है, न्याय से में है, उदय सिंह को महाराणा बनाया जाए। निर्णय दिवस के दिन जैसे ही आप आशा साथे जैसे ही चीनी मेहता ने अपने कुछ बैलगाड़ियाँ और कुछ चीज़ों से घोड़ों के सामान लेकर के ऊपर लाद करके ये नियोजित ढंग से दूध के ऊपर चल रहे थे। रात को से जोर से आवाज़ दी और हर दरवाजे को आवाज़ देना शुरू किया, मैं चील जी मेहता बोल रहा हूँ, मैं तिनका बांटने आया हूँ। तो लोगों ने गेट खोलने शुरू कर दिए, एक गेट, दो गेट, तीन गेट, जो कि दुर्ग दरवाजे खुलते रहे और जरा सा देखो नेतृत्व में उनकी सेना चित्तौड़ पहुंची। चित्तौड़ पहुंचने के बाद बडवीर ने से पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए पहले भवन बना रखा था, जिसको बडवीर का महल कहते हैं, जो मीरा मंदिर के सामने सब वो चित्तौड़ चौका है भव्य, उसको पहले से पूरा भाग था। इस वजह से बहुत पहले से जब शासन 4-5 वर्ष शासन किया महल बन रहा था, उस मंदिर का बाहर भी सुंदर था। जब उसको पता लगा कि उदय सिंह चित्तौड़ आ गया है, उदय सिंह का चित्तौड़ कब्जा हो गया है, तो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वो लाखोटा की गाड़ी होकर के बाहर निकल गया, चित्तौड़ छोड़ भाग गया। अभी इस बात का कोई रिपोर्ट, इस बात की कोई निश्चितता नहीं, कोई सत्य का इस बात का बोध नहीं है। इस बात के लिए नहीं कहा जा सकता कि मैंने कुछ मारा गया या व्यवहार में रहा है बाहर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर चित्तौड़ छोड़ करके ये बाहर चला गया। बहुत से अभिलेखों मिलता है कि मंदिर महाराष्ट्र में चला गया। तो जो सरदार जो शिवाजी की जो वंशज सतारा है महाराष्ट्र में जो चला गया, वो संभव है कि वो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में सतारा का जो वंश है वो मंदिर का हो। लेकिन ये निश्चित है कि पन्नादार और किरण बाली और उसकी पत्नी, इनका जो महान त्याग है ये उल्लेखनीय, जिसको नहीं भूला जा सकता। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पन्नादार के सहभागी हैं। ये इनके बड़े बड़े बुजुर्गों से, समाज के बुजुर्गों से मैं इंटरव्यू लिया था, तो मुझे पता लगा कि बीकानेर में ब्याज जाति की गुप्सा का वारीदार है ये पन्ना में, यानी भारी कोई ऐसी नीची जाति नहीं है, जाति से मतलब नहीं, समाज में सब इंसान है, मैं मानता हूँ। तो ये वारीदार एक पद होता है, जैसे मैं राजा हूँ और मेरा ससुराल पानेरियों में है, तो पानेरी भी एक पद होता है मेवाड़ में, जिनको पानी की जरूरत नहीं कि मैंने ब्राह्मण हो बोल हो सकता है, मुझे बोल सकता है। पानी ये पद है, जैसे कोठारी में बेहतर भी हो सकता है, किसी प्रकार जेल हो सकता है, किसी प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। वो मंदिर का कोठार का देख रेख करना होता है, चाहे वो राजमहल के कोठार को देख रेखता हो, कोठारी पद है। तो कोठारी है या कामदार है, मालदार है, कामदार है, तो भाई ये पद है। तो मुगल काल में जिस प्रकार के पद होते हैं, इस प्रकार से मुझे लगता है कि पद रामदेवाड़ी बाहर एक पद बीकानेर में होता है। मुझे ज्ञात हुआ कि बीकानेर के देश नाम मंदिर के आज भी कुछ पद इस पद पर लोग है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर राजघरानों में। तो भाई जो शासक लोग हैं, ये मंदिरों, देवस्थानों और खासतौर पर ये आपके राजपालों में ये भाई विश्वास लोग होंगे। इसी वजह से पन्नादार के साथ सहयोगी
और हमारी जैसे हमने कहा कि ये दहिया राजपूत थी, ऐसे बाकी तो इच्छा बटुआ की राजपूत और वैसे विकल्प बहिष्कार कर रहे राजपूत समाज से बहिष्कार कर रहे जैसे प्रहलाद राय के बारे में कहते गुर्जर है। मैं नहीं मानता कि गुर्जर उस गुर्जर गुर्जर प्रजा प्रहलाद राय गुर्जर है तो गुर्जर प्रक्रिया है। तो भारत पश्चिम भारत में कन्वेंशन तोड़ लिखता है कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा गुर्जर प्रक्रियाओं के पास में था। तो मैं समझता हूँ कन्नौज से लगा के कई अमरकोट था सिद्ध भारत के पश्चिम में गुर्जर प्रक्रियाओं का राज्य था। तो महाभारत के अंदर जो जोधपुर के पास मंडोर है जो मंडोर गुर्जर प्रत्यारों का है। तो प्रहलाद भी गुर्जर प्रत्यार शाखा की नहीं थी। और जैसे सामंतदार तो साफ लिखता है प्रहलाद जो वो खींची चौहान है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों शासित परिवार है, बड़े वीर हैं, सर्वोच्च है। जितना प्रहलाद परम भक्त शासित थी उनकी खेत वाली और उसका उनकी पत्नी के परिवार वाले देश शासी स्वयं भक्त और त्याग में नंबर। तो मैं समझता हूँ कि मेवाड़ के इतिहास की गौरव की बात है और यहाँ के भाई समाज के लोगों का भी सिर ऊंचा होना चाहिए और उनके इस बात को बहुत होना चाहिए कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं, महापुरुष हैं, महिला हुई है जो देश की मेवाड़ के लिए कोई काम है। जैसा हम जानते हैं कि मेवाड़ के इतिहास में हल्दी घाटी का जो हो या खानों में जो हो जितने भी निराय जो है उसमें किसी एक जाति का योगदान नहीं। जनरली सामान्य रूप देखा जाता कि कभी भी जो आबाद होता है मेवाड़ में जब भी मुगलों का हमला हुआ मेवाड़ मुगल संघर्ष हुए लंबे चिरकाल तक 20 सालों में मेवाड़ की महाराज उदय सिंह और अकबर उदय सिंह और अकबर प्रताप और अकबर अमर सिंह और अकबर। तो इस लंबे स्वतंत्रता आंदोलन में मेवाड़ मुगल संघर्ष में आम लोगों से भी जाते हुए लोग चाहे ब्राह्मण हो चाहे माली हो चाहे वो गुर्जर हो चाहे जाट हो और चाहे वो राजपूत हो चाहे राजपूत है ही राजपूतों की सभी जो जातियाँ हैं जैसे मीनार है जो मीनार या ब्राह्मण ब्राह्मणों में कुछ ऐसी जातियाँ हुई जो होती है वो सैन्य पर्व में काम आती है। जरूरी नहीं कि सभी ब्राह्मण अब वो मंदिरों में काम करते हो या पूजा पाठ शिक्षा काम करते हो। ब्राह्मणों में भी ऐसे कोई जाते हैं ऐसे कई वर्ग है जो सैनिक जो परंपरागत रूप से पारंपरिक रूप से सैनिक जाति रही है। मैंने लोग जो है नालंदा मेवाड़ का अंदर थी तब से वो नालंदा जो मीनार में रहते हैं ये लोग मीनार में तो प्रहलाद है और आप उनके साथ रहने वाली जाति ये तृतीय जाति होनी चाहिए कि राजपूत है। मैं मानता हूँ और निश्चित प्रकार गुर्जर जो है वो गुर्जर मेवाड़ के बाद में पिछले 200 वर्षों पहले मेवाड़ में जब मराठों ने हमले किए तो मेवाड़ का मराठा हमलों के समय गुर्जरों ने मेवाड़ की सुरक्षा की आधारित सुरक्षा की बहुत काम किया है। और लोग तो मेवाड़ में गुर्जर लोग बहुत पहले से रास्ते की समस्याएं हैं तो गुर्जर लोगों का भी इतिहास गौरव है। और ये धाय माँ के रूप में प्रहलाद को धाय माँ के रूप मानते हैं। धाय माता जो हमेशा जनरली समाज माना जाता है कि राजप्रयाग में महारानी रानी माता बीमार है रुग्ण है इसी स्थिति में जो उसकी हस्तपुष्ट और जो जिसका रक्त जिसको पुलिंग वर्ग की हो जो शरीर में जिसको धैर्य जो स्ट्रॉन्ग पसंदी हो जिसके व्यक्तित्व का दूध पीने से राजपूतों को लाभ हो ये परंपरा ही। जैसे हम जानते हैं महापरवल जब नारदम ब्राह्मण को पहुँचा तो वहाँ भी उनकी जो धायत्री माँ धाय माँ कहेंगे धाती माँ कहेंगे वो ब्राह्मण थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई धाय माँ गुर्जरी हो। ये मेरी व्यक्तिगत बात मान्यता है कि मेवाड़ के इतिहास में ही नहीं सारा राजस्थान के राजभवन में जहाँ भी धाय माता होती है वो किसी भी वर्ग हो सकती है लेकिन उसका हस्तपुष्ट शरीर हो उसका शारीरिक दृष्टि से वो उसका जो चीज़ है उसके जिसका मिल्क पीने से जैसे उसका अच्छा दूध पीने से वो बलिष्ठ और शक्तिशाली और होते हैं। तो ये मानता नहीं है इस प्रकार से प्रहलाद है कि लॉयल्टी उसकी विश्वास परिवार है। तो ये आपने बताता था कि जहाँ तक हमारी जाति के इतिहास का संबंध है प्राचीन ग्रंथों और राजस्थान की तारीखों में इसी राजपुर की उप शाखा दहिया लिखा हुआ है। कर्नल जैक टोड ने राजस्थान की विभिन्न जातियों के बारे में उपलब्ध प्राचीन पोथियों बड़वा चारण इत्यादि के रिकॉर्ड के जिन भी योजे प्रमुख जातियों ने क्या उनमें पश्चिम भारत में सिकंदर के समय आज से लगभग 2400 साल पहले सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तब उसे पश्चिम भारत में जिन जातियों ने जिन वीर जातियों ने सर्वभक्त जातियों योधे जातियों ने
जिसकी रक्षा की, ऐसा वर्णन यूनान के इतिहास में देखते हैं। तो सिकंदर के समय जो यूनानी लेखक है वो जिन जातियों का वर्णन करता है उनमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, क्योंकि मेवाड़ से संबंधित ये जाति है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीवी, सीवी एक ऐसी जाति है जो चित्तौड़ के पास नगरी है, जो मेवाड़ की प्राचीन राजधानी सीवी रही है। मैं आपको बताऊँ, यूनानियों अलेक्जेंडर सिकंदर के जाने के बाद मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया में पटना, साकेत पटना सगर के तक्षशिला के बीच में ये माध्यमिक का कहते हैं। तो चित्तौड़ के पहले हिंदुस्तान का मध्य भारत में जो राजधानी थी माध्यमिक का, उसको बोलते हैं मध्यमिक का। वहाँ से कई सिक्के मिले हैं, मैं सिक्के मिले हैं। मेरी बच्ची मैंने चित्तौड़ को काम किया, पीएचडी किया मीनाक्षी विद्यालय में। तो उसके समय मुझे माध्यमिक का नगरी के इतिहास में पढ़ने का मिला। तो ये क्या मतलब यहाँ सीधी लोगों का बड़ा दबदबा था, ऐसी भी मिल जाती है। इस तरह से मेवाड़ नाम है मेव, बड़ी वीर जाती है मेव, मेव से हमारा मेवाड़ नाम मेव है। इसे मालव, मालवी जोहार लोग बोलते हैं, इसे मालव, मालवा, मालवा जहाँ पंजाब में रहने वाले तो सिकंदर के समय जो वीर जाति जो मालव थे, वो मालव आदि करके शब्द मालवीय हो गया। यानी वहाँ पंजाब में 5 नदियों के बीच जो नदियों के बीच जो फर्जी लैंड होती है, तो दुआ बोलता है जिसको अपन मालवा बोलते हैं। पंजाब में भी 5 नदियों के बीच में दोनों नदियों के बीच में मालवा है। तो पंजाब के मालवा से जाति राजस्थान में ही तो मालवा लोहार है। तो लोहार को भी वो भारत में, जैसे हमने कहा कि ये भारी जाति के लोगों में व्यवसाय बदलने से, कोई भारी होने से अपना व्यवसाय व्यवसाय बढ़ जाती की जाती है। तो ये मानव की एक प्रकार की लोग जाती है जिसका वर्णन सिकंदर की जाति करते हैं। उन्हें मैं नंबर जो क्रम बताना चाह रहा था कि सिकंदर के समय के इतिहासकारों में दहिया जाति का वर्णन किया है मानव के बाद दहिया। तो ये वास्तव में मानव की तरफ से, जैसे मैंने कहा मानव मालवी लोग आए मेवाड़ में, ये मध्य प्रदेश में रहने से ये मालवी लोहार कहलाते हैं, मालवीय कहलाते हैं, मालवी लोहार कहलाते हैं। मेवाड़ में भी मालवीय है, ये आपके पूरे मेवाड़ के अंदर मालवीय लोग होते हैं, कई मालवी लगाते हैं मालवीय लोहार। इस तरह से बागड़ में रहने वाले पांचा लगाते हैं, क्योंकि पंजाब से है, ये पांचा लगाते हैं। ये बिल्डिंग भवन बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कैंपस बनाते हैं। तो पंचायत देखते हैं कि वो मालियों को शक है, इसलिए अपना खत्म हुआ। मेरा जो यही है कि दहिया जाति जो पूरी योजना चली जाती है, परंतु दहियों की शाखा ये वाली है। खींची इसी में क्रम में आ रहा है, शिविर, मालव, दहिया, खींची, बड़े गुज्जर, भाटी, डोडिया, दादी, ताहा, जादव, जोइया, दायमा, मोरी, जैसे पपड़ों समय चित्तौड़ का जो शासक था मोरी, तो यह मोरी मोरी मतलब मोरी है, जो मोरी थे शासक, दायमा का मोरी, गोता, चंदाना, खरबड़, स्वर्णगला, चावड़ा, मकवड़ा, जो जाला, जालाओं का जो मूल नाम है मकवड़ा, ये गुजरात से मेवाड़ की जाला, जो तन जाला, बड़ी सारी जो चाहे भेलवाड़ा हो चाहे गोविंदा हो, ये मेवाड़ के लोग सैन्य सेवा में हैं, और जालाओं का भी योगदान जबरदस्त। तो मेवाड़ के अंदर बाहर से आने वाले जो व्यक्ति जाते हैं, ये जाला मकवाड़ा लोग स्पष्ट है कि खींची लोग जो हाड़ा है चौहान है, खींची हाड़ा चौहान है, तो इसमें हमारी भी योधे जाती है, सैन्य जाती रही होगी। आगे जाकर 24वीं शताब्दी में जब बाद में जब उदयपुर राजधानी बने, तो उदयपुर में ये हमारी लोग, अब मैं एक आपका ध्यान रखने करना चाह रहा, ये जो इम्पोर्टेंट जातियाँ हैं इनमें तमर भी है, गोंड, तंवर, मल्ला। तंवर मुझे जानकारी मिली है कि समाज के लोगों से कि हमारे समाज में जो गोत्र हैं वो इन गोत्रों में ये गोत्र जैसे कच्चा माल भी है, इनमें तंवर भी है, सोलह का कच्चा है, तो ये जो जितने राजपूत जाति की शाखा हैं इनमें इनमें हमारी जाति की शाखाओं में मिलते हैं। मेरे जो साथी है ये आपका आप कमर है, अब मेरे साथ बैठे हैं, ये सिंह बैठे हैं, परिवार है, ये परिवार तंवर चौहान और ये जो बहुत है, इसके मतलब राजपूत, ये राजपूत ही है। निश्चित बड़े समाज के लोगों की गोत्रों को देखकर, इनके बड़ों को देखकर, बड़े बुजुर्गों को सुनने से पता लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक समाज है। इस समाज का जो हमारी हूँ, तो मुझे हमारी समाज के साथियों ने अपने चैनल के माध्यम से या अपने विचार रखते हुए बताया। तो मैं ये बात कर रहा था कि पश्चिम भारत में जो ये सब जातियाँ पश्चिम भारत से राजस्थान में आई, पंजाब के उधर से
जो उपमान पाकिस्तान में पार्ट है, ये भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगह रहने से अलग अलग स्थानों व्यवसाय कारण के नाम बदल जाते हैं। जैसे अभी मेरे साथी बता थे कि वाड़ी को वाड़ी बोल देते हैं, तो वाड़ी वाड़ी का मतलब वाड़ी भी होता है और वाड़ी होता है तो वाड़ी घाट भी है। उदयपुर वाड़ी घाट है तो जल्दी वहाँ वाड़ी हो। कुछ लोगों ने मुझे भी बताया कि ये आपका ये जो है आप जहाँ के उदयपुर में ये भी जानकारी मिली। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ कि मुझे हाल ही में मेरे साथ 84 1984 में मुझे ये आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1983 में मुझे बेला गांव में एक उद्देश्य का मिला। ये सिलेंडर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें महाराणा उदय सिंह के चित्तौड़ पर जो अटैक हुआ यहाँ के मेवाड़ में गीता शाखा, जब अकबर के समय में चित्तौड़ का पतन हुआ 1577-68 में, 1577-68 में जब चित्तौड़ पर अटैक हुआ तीसरा शाखा, उस समय उसके पहले ही उदय सिंह को स्थानीय सामंतों ने, जयमल पट्टा ने और चित्तौड़ के मेवाड़ के उस समय वीर योद्धाओं ने महाराणा उदय सिंह को राज परिवार को बचाने के लिए ये उनको सुरक्षित स्थान पर गिरवा भेज दिया। तो ये अब महाराणा उदय सिंह के उदयपुर का इस वजह से पता लगता है कि महाराणा उदय सिंह उदयपुर के अंदर सन 1559 से लेकर के 1559 से लेकर 1568 तक या 1569 तक लगभग 10 वर्षों तक महाराणा उदय सिंह एक उदयपुर की गिरवा के अंदर सुरक्षित स्थान पर है। इसके प्रकार की हमारी परिवार भी है क्योंकि ये 1500 जो 1569 का सिलेंडर थे हमारी जाति का हमारी का नाम हमारा इस सिलेंडर का साफ लिखा हुआ है। मैं आपको इसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ने चाह रहा हूँ कि बेला के सिलेंडर में जो मैंने जैसा बताया 1983 में खोजा। मैंने 25 अप्रैल 1993 में अखबारों में भी छपा और अभी हाल फिलहाल में भी मेरा एक लेख अच्छे लोगों के माध्यम से प्रिंट हो गया है, प्रूफ के पास आया। इसका शीर्षक है महाराणा उदय सिंह का उदयपुर नगर। महाराणा उदय सिंह का उदयपुर नगर, महाराणा उदय सिंह का उदयपुर नगर नामक एक लेख में लिखा है। ये अक्षय लोग के माध्यम से मैं आभारी हूँ। अक्षय लोग का, अक्षय लोग के जो पवन संपादक है वो चौबे जी हैं, जय चौबे आभारी हूँ। उन्होंने बहुत पहले ही इस आपके चैनल इंक्लूड कर रहे हैं, इसकी पूरी ये लेख उन्होंने छाप दिया और मेरे को प्रूफ के लिए भेज दिया। इस लेख में इसी दो एक सतीश स्मारक बना हुआ है। ये सब मैं मानकर चलता हूँ। मेरी हाइपोथेसिस है कि वाली समाज पढ़ना जाए कि अतीत और बाकी का आगे के इतिहास मुझे पता नहीं है, लेकिन पढ़ना जाए कि बदवाली के बारे में कह सकता हूँ। ये जो सतीश स्मारक है लिखा है कि बेदला में जो बेदला माता जी मंदिर, बेदला माता जी मंदिर एक आस्था 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 ऑफिस है, उसके पास में मंदिर का नाम है कार्तिक। ये बहुत पुरानी है और इसमें आज से 30 साल पहले यहाँ अभी भी खंडर है और वहाँ वैल पैंती के मंदिर में वहाँ बहुत गहरी बावली है। वहाँ एक स्मारक बना हुआ है, छत्ती बनी हुई है और उनकी छत्ती पर छत्ती के बीच में ये लगा हुआ है। ये छत्ती स्मारक है। इस पंचम में इस लेख में लिखा हुआ है 37 वर्ष 1626 विक्रम 1626 साथे वर्ष 1491 वर्तमाने उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी शुक्ल घटी 48 रविवार रवि 30 सी महाराजा जिराज अजराजा श्री महाराज श्री उदय सिंह जी पटला कुल वाली वंश जातन पाला और वाली जातन पाला सही धन देव लोग हुए। इसका मतलब हुआ कि महाराणा उदय सिंह राजा थे, महाराणा थे और उनकी पट की रक्षा करने वाले, उनके कुल की रक्षा करने वाली जो वाली वंश की परिवार में उनको पाला होगा, इनको रक्षा की वाली जातन पाला और उसका कोई देवलोक हुआ ऐसा लगता है। देवलोक प्राप्ति देव मतलब इस परिवार का कोई न कोई व्यक्ति भरा या तो भाई या बड़ा होगा, उसकी पत्नी सच्ची हुई होगी तो राजपूत ही सच्ची होते। जब सावन तो देखा जाता कि सच्ची में वही होता है जब रात हो। तो इस लेख से मैं कह सकता हूँ कि ये वाली परिवार जैसे ही रात होगा और इसका स्मारक भी मेरा अंदाज है। अभी शोध का विषय है ये वाली समाज का ही कोई स्मारक है देवलोकपति श्री रामोशा में। इस लेख में विशेष बात है उस समय महाराणा उदय सिंह के समय जो प्रधान था राम मशानी था
उस मसानी के आदेश से ये शिविर लगा हुआ है। इस शिविर से जाहिर होता है। तो मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि बेदला गाँव का जो 35 का जो शिलालेख है उसको धरोहर के रूप में विरासत के रूप में संरक्षित करना चाहिए। मेरा लेख लिखने के पीछे मेरा ये लेख छोड़ देने के पीछे मेरा चैनल के माध्यम से पीछे मेरा उद्देश्य है कि हम अपनी इस विरासत को संभालें। और मैं याद रिक्वेस्ट करूँगा चैनल के माध्यम से कि अभी हाल फिलहाल में अभी राजनाथ सिंह जी राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री मुझे ने कहा था इसी पिछले सप्ताह में, लेकिन किसी कारणों से वो स्थगित हो गया। और वहाँ ये भी सुनवा है कि रानी को पढ़ना जाए और उसके साथ उसकी बच्ची उसका जो भारत चंदन उदय सिंह की स्मारक मूर्ति बन गई, स्मारक बन गया है। लेकिन दुर्भाग्य है दुख की बात यह है कि फिर वाली डॉक्टरी पढ़ना जाए के साथ जीवन चली इस महान त्याग में उसकी इतनी भूमिका जब करना जाएगा तो देश की प्राण रक्षा में जो सहयोगी वाली समाज का जो प्रतिनिधित्व के रूप में एक वाली उसकी पत्नी का एक सिंबॉलिकल एक अलग से उसको प्रतिकात्मक रूप में ऐसा स्मारक बनना चाहिए। और ये गौतम हाईवे राष्ट्रीय राजपथ नंबर 8 पर ये जो स्मारक बना है यहीं पर मेरी मान्यता मेरी आग्रह है, मेरा अनुरोध है आपसे चैनल के माध्यम से कि उदय सिंह और चंदन और के साथ भारी परिवार का वे ऐसे ही मूर्ति स्मारक होना चाहिए। जैसे हमारे बिहार में भीड़ रोजा राणा पूजा ये ऐसा मानते हैं। मैं राणा पूजा को भीड़ नहीं मानता हूँ, लेकिन उन चित्रों मूर्ति पर जगह जगह बिहार के एमनों में बिहार राज्य में एक बीज और एक राजपूत का एक प्रतिनिधित्व रखा है जो बिहार का एक चिन्ह बिहार राज्य में एक और बीज एक राजपूत है तो 2 जातियों का प्रतिनिधित्व दे रखा है। तो निश्चय ही पन्ना गाय के साथ सहयोग देने वाली बालिका को निश्चित प्रकार से स्थान देना चाहिए। और ये आपसे दरखास्त करता हूँ और प्रेस के माध्यम से मैं इस बात को जरूर करूँगा कि हमारी समाज का या पन्ना गाय साज का स्मारक निश्चय ही कोई भी केंद्रीय मिनिस्टर है चाहे राजनाथ सिंह जी आपके कमरों से हो या किसी भी केंद्रीय मंत्री के कमरों से हो, ये नगर निगम और नगर निगम के माध्यम से हो रहा है। मैं भी ये ज्ञापन हमारे समाज के प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ कि ये मेरी भावना है, मेरी जो बात है और मेरे विचार है ये प्रशासन की बात होनी चाहिए ताकि नगर निगम जो जिसके लिए गए मेरे सवाल बन हैं वहाँ पर उसको उचित स्थान नहीं मिला महसूस हो। तो ये सवाल बनना इसके धरोहर है। इसी तरह से बेदला जिसे मैंने निवेदन किया बेदला में जो जहाँ पर इस मिला है इसको भी एक इतिहास के लोगों की कमेटी बन जाए। मैं जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सत्य है तो इतिहास के विद्वानों की भी राय दी जाए। जनरली मैं हमेशा मेरे इतिहास के साथियों से राय लेता हूँ और मैं डिस्कस करके कंफर्म करता हूँ तभी अपनी बात कहता हूँ देता हूँ। मैं 50 साल से इतिहास के बारे में मेरी जानकारी है इतनी भी है तो मैंने कह सकता कि मेरा जो उनकी बात है क्योंकि आप जानते हैं कि जजमेंट कोई भी जज अपना निर्णय लेता है तो लास्ट में लिखता है कि मेरी जानकारी में ये सत्य है। ये हिस्टोरियन एक इतिहास के स्कॉलर्स के एक इतिहास के जानकार व्यक्ति लोग मैं कहूँगा कि नहीं जो मान्यता है वो सटीक है। हमारा उदय सिंह की उदयपुर नगर की स्थापना में उदयपुर नगर में जो इस बात का जो गौरव है इसका गरिमा है ये बनी है। अब मैं समीक्षा की बात अंतिम बात कहूँ कि हमारे समाज की जो सामाजिक प्रतिष्ठा इसका गौरव गरिमा उसकी प्रतिनिधि के वाली परिवार का उस मान वाली महिला तो महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि मान महिला जो टिप्टों के आत्मा से जो सरल और बनने के अत्याचार से मानव दृष्टि को पन्ना के निर्देश और सहयोग क्षेत्र परिवार और पत्नी में जीवन संकट बनाकर मानव दृष्टि को टिप्टों के राजमहल से पत्थर दोनों में जबकर टोकन में चपकर लाखों तवारी बाहर से निकलकर नीचे पहुंची उदय सिंह को बड़े लंबे कठिन कष्ट में रखते होते हुए वो पूर्ण पहुंची। ये जो उसका महान त्याग है ये किसी प्रकार से कम नहीं है। और मैं ये अपनी बात यही बात करना चाहता हूँ कि वैसे विश्व इतिहास में ऐसे बहुत से रोचक प्रेरणा स्मृत करते मिलती है लेकिन पन्ना गाय और शेखवाली परिवार का जो महान त्याग है वो राजवंश की रक्षा और उदयपुर की पन्ना गाय के साथ शेखवाली परिवार दोनों को इतिहास में दोनों ही स्तुत्य वन्य है
और दोनों स्मारक निश्चित बनना चाहिए। उदयपुर में कोई पार्क भी होने चाहिए, पार्क में घाटी में हो चाहे बेतला में हो, और कहीं जहाँ जहाँ से समझ है। मैं यहाँ तक कह देता हूँ चेन्नई माध्यम से मैं टोगल गांव की ओर खोज कर रहा हूँ कि टोगल गांव में ही अगर हमारी धरती का कोई स्मारक बने तो इसकी कोई शादी नहीं, नो कवरेज है। क्योंकि चावल क्या पहले बिहार की महाराणा प्रताप की नेगेटिविटी के बाद चावल में रहे चावल की बहुत नजीक पड़ता है। इसलिए मैं पर्यटन विभाग से मैं अनुरोध करूँगा, मैं इंटैक्ट मैं मेंबर हूँ, इंटैक्ट जो है आज की जरूरत का मेरे बेटे डॉक्टर नई पांडे जी उनसे अनुरोध करूँगा। और तो उनको मैंने कहा भी था कि प्रोग्राम चल रहा है, मैं हमारी जाति के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध कर रहा हूँ, इनको भी भेजूँगा ताकि उस स्थान का सर्वे करना चाहिए। और भाई पढ़ना चाहे भाई का जो रूट है जर्नी है फ्रॉम चित्तौड़ टू कुंभलगढ़, उनकी सारी स्थानों का सर्वे करके एक अलग प्रतिबंध निकालनी चाहिए। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूँ। मैं आभारी हूँ चैनल के आपके सेवन जी और साहब का कि आपने मुझे लंबे समय तक छोड़ा, और मैं भी गौरवान्वित हूँ कि मुझे आपके समाज के साथियों में अपनी बात को, अपनी चिंता को, अपनी रक्षा को इस उम्र में भी मुझे अपना कुछ एक्टिव का हम लोगों ने दिया है। थैंक्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतिहासकार डॉक्टर जी एल मिनारे साहब का, जो हमारे चैनल पे आए और आपने 16वीं शताब्दी के पूरी होने वाली घटनाक्रम को पूरा आपने वर्णन किया है, संक्षेप में वर्णन किया है। इतिहास की ऐसी बातें जो शायद आज की पीढ़ी को जानकारी नहीं है, आशा है कि उनको बहुत ही जानकारी होगी। मैं एक बार फिर ले चलता हूँ डॉक्टर जी एल मिनारे साहब के पास कि आप अपने जीवन परिचय की इस संघर्ष की कहानी में संक्षेप में बताइए, आपके जीवन की क्या संघर्ष रहे हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की, किस तरह से आपने उस जीवन को जिया है और किस पदों पे आप रहे हैं और किन किन पदों से आप। जी साहब, स्वागत है आप। और साहब मैं आपको पहला संक्षेप परिचय दूँ। मेरा परिचय यूँ समझिए कि मैं मूलतः मेवाड़ की जो पवित्र नगरी जिसको भारत का रोम कहूँ, मैं एक राष्ट्रीय का निवासी हूँ। मूलतः मैं एक हिंदी का निवासी हूँ, और सासबू का बंदी आप जानते हैं विश्वविख्यात है। तो वहाँ उसके पास पास मेरे छोटे मोटे कुछ खेत थे, और मैं जब विद्यार्थी था तब मैं एक के पास नागदा जो मेवाड़ की प्राचीन राजधानी है, यहाँ पर मैं कोई पर्यटन प्रॉपर्टी खेती थी और उन खेतों में जाता था। तब मुझे सासबू का मंदिर को मैं एक इतिहास का मेरा गुरु टीचर मानता रहा। तो क्योंकि मैं जिंदगी कष्ट रही, मेरी मदर की डेथ हो गई थी, मैं 3-4 साल का था। मदर की डेथ के बाद ननिहाल में चौकड़ी रहा तारा के पास, जो मुझे खुशी की तारा चौकड़ी में ननिहाल में रहा। मैं काफ़ी समय ननिहाल में रहा। फिर उदयपुर आया तो मैं देलवाड़ा पढ़ा। देलवाड़ा जब गुलाब जी करते जो हमारे जो हमें प्रतिवर्ष नेता है, ये मेरे हमारे साथी हैं, मुझे गौरव है कि प्रतिवर्ष नेता गुलाब जी करते जी देलवाड़ा में हम 7 साल पढ़े हैं। वहीं एक रोशनलाल मार्फत जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने इसी पढ़ा है वो बलिदानी पढ़ा है कि कॉलेज चल रहा उनका चल रहा है। वो तो नामकरण की बात चली, मेरा का पढ़ना जाए आपके रामचंद्र का देश चल रहा पढ़ रहा, तो मैं वहाँ पढ़ा हूँ देलवाड़ा में। उसके बाद भी शिक्षा दीक्षा उदयपुर स्टार्ट हुई। मैं लंबे समय तक उदयपुर में रहा। 1962 वहाँ से मैं लोग चाइना अटैक किया, तब सब मैं होमगार्ड भर्ती हो गया था। होमगार्ड स्टार्ट हुआ था, मैं होमगार्ड में रहा, नेवी में भी रहा, और मैं कष्ट में जाता होने का होमगार्ड मेरा गर्ल प्लस गर्ल करते हैं पार्ट टाइम ट्यूशन करना, और जगह जगह आर्टिक लाइफ वुमन की जरिए निकाल कर मुझे बहुत काफ़ी संघर्ष करके मैंने इतिहास में किया। मैं डॉक्टर केस गुप्ता जो इतिहास पढ़ाना, मैंने इतिहास के विभाग में एडोल डिपार्टमेंट में आता है। मैंने देश के नाम में इतिहास का है, वो इतिहास के विश्वविद्यालय में कहते हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। PhD मैंने मुगल सम्राट शाह आलम पर की। मैंने मुगल सम्राट शाह आलम हिंदुस्तान का जो इतिहास है 50 वर्ष का जो हिस्ट्री है, बादशाह जफर के दादा शाह आलम सेकंड पर मैंने PhD की 8 साल में मेरा प्रामाणिक वर्क। मैंने उदयपुर में पढ़ाकर की विद्या भर में मुझे भाग्य से नौकरी मिली। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो बहुत बड़े देश के बहुत बड़े मेवाड़ के द्वितीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भाग्य से सौभाग्य से मेरा जागरूक सिलेक्शन किया। मैं 1973 से 1973 से 2003 तक वहाँ विद्यापुर में इतिहास के प्रोफेसर रूप में सेवा दी। फिर 4 महीने के बाद मैं गुजरात के यूनिवर्सिटी पाटन में चला गया। यूनिवर्सिटी पाटन में भी मैं एक ऐसी प्रमुख संस्था बना विश्वविख्यात पाटन शहर है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी और ये
उनके साथी सीके पटेल और बाघेला साहब, इनसे जुड़ी संस्था में सुना। 3-4 साल तक मैं गुजरात में रहा और वहाँ प्रोफेसर रहा, प्रिंसिपल भी रहा। और एक प्रेजेंट वर्तमान में मेरा चीवा के पास देखो के बीच में एक चीवा गाँव है, वहाँ पर मेरी एक संस्था चल रही है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। उसका नाम है तक्षशिला विद्या संस्था। तक्षशिला का नाम मैंने इसलिए रखा कि तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया है। मेरी भावना थी कि जो प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय है तक्षशिला, उस नाम से नागदा जैसे मेरा प्राचीन राजधानी नागदा एक उच्च शिक्षा का केंद्र मिला, एक भी शिक्षा केंद्र रहा। इसे मैंने तक्षशिला विद्यापीठ संस्थान में मैं एक निदेशक का काम करा। मैंने 20-25 PhD करी है। मेरे मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी पाटन में, सुखाड़ विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में लगभग 20-22 लोगों ने PhD कर ली। ये कुछ लोग कर हैं और सौभाग्य है कि मेरे 2 बेटियाँ हैं और दोनों ने PhD हिस्ट्री में किया। बड़ी बेटी डॉक्टर नीलम मेनाजे, उसने एग्रीजी पे PhD की है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी का इतिहास इकोनॉमी का इतिहास और संस्कृत के विषय पर PhD किया। दूसरी बेटी मेरी जो डॉक्टर मीनाक्षी बना गया, चित्तौड़ एनाउंस एंटिक्विटीज ऑफ चित्तौड़ रिसर्च किया 2002 में, और वो भी इतिहास के प्रोफेसर है। तो मेरे घर में इतिहास का एक वाता है। तो बाकी से अब मैं सौभाग्यशाली हूँ और पिछले 50 सालों से मैं इतिहास पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और खोज भी करता हूँ। तो मुझे जैसा आपने अच्छा पूछा कि आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है, इसको बोलने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जोश है। मुझे कोई सुविधा मिल जाए कि अगर टोकन जा रहा है तो मैं टोकन जाकर के कोई भी नई जगह मुझे मिला। मैं कई कामों पर मैंने ढूंढे। माना अम्मी के समय, अम्मी के समय 2 कामों पर मुझे शौकीन गाँव से मिले। मैं कई लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ तो शहर में वो लोग अपने जो तामों पर लोग घर से लेते नहीं हैं, परिवार के लोग भी लेते हैं, लेकिन वो विश्वास करके मुझे उनकी फोटो कॉपी आयोजन करता है। तो मैंने कई कामों को उजागर किया है, कई शिविरों को उजागर किया है। और पिछले 2015 में जो खरसान गाँव है, एक खरसान गाँव में 4 भुजा मंदिर के छपड़े पर महाराणा प्रताप की विजय का एक शिलान्यास लिखा हुआ है। उस शिविर को मैंने उजागर किया। मैंने हालांकि इस शिविर में 4 और 5 में जुड़ा था, लेकिन मैं बिजी होने का नहीं कर सका। मैंने सन 15 में इस शिविर पर बहुत काम किया है और अभी हाईलाइटेड हो गया हो गए। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने ढूंढा, मुझे इसकी चिंता नहीं। इतिहास की धरोहर हाईलाइट होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा कि टोकल गाँव में का पता मैंने लगाया और वहाँ प्रधान जाए और हमारी जाति के लोग हैं और स्थिति बनी हुई है, तो टोकल गाँव सामने आना चाहिए, उजागर होना चाहिए। मुझे इस बात का दावा नहीं करना कि टोकल गाँव की खोज फैले। मेरे भावना ये है कि महाराणा प्रताप की विजय का एकमात्र मैंने सन 15 में खोजा, जिसको मुझे पूरी देश के जानवर इतिहास के द्वारा लोग मानने लगे। ये पहला सिलेंडर है जिस महाराणा प्रताप की विजय का वर्णन हो रहा। और दूसरी बात यह है, उसमें मीनार हमारा खरसान और मीनार आसपास पड़ते और सब मीनारा ब्राह्मण की होते जाति थी। हमने बताया उन उनके नाम आ रहा है, जो 5 परिवार हमारे कुल मीनार, वहाँ मीनार नहीं लिखा हुआ है, वो मेहता लिखते हैं। हमारे मीनार में लोग मेहता लगाते हैं, तो कच्चा वर्ग, मेहता वर्ग, तो वो सब पात्र परिवार जो जबरा देश का पर्व हमारे मेवाड़ की प्रसिद्ध जबरा देश का पर्व मेवाड़ मनाया जाता है, उसी ढंग से संयुक्त और जल्द। तो मैं मेरा मेरा पिता का मेहमान है, मेरे पिता का जो दादा है, मेरा दादा चीज है ननिया चौकी जोड़। तो मैं अभी तक मेवाड़ का मेवाड़ की धरती का गौरव मेरे मन में है। इस वजह से मैं चाहे धरती ताक हो, चाहे वो ओर हो, चाहे भारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे लोहार हो, इन मेरी रुचि। अभी हाल फिलहाल में लोहार समाज का जो बड़ी माता लोहार बाजी बड़ी माता द्वार और उसके बारे में लोहार हुआ है, तो मैंने उनके बारे में उनको पता ही नहीं समाज के लोगों को मैंने बड़ी माता लोहार बाजी के बारे में जो जानकारी दी। टेली के माध्यम से मेरा जानकारी हुई, लोग मुझे पसंद करते हैं। इसी तरह मन बढ़ता है, एनर्जी मिलती है, गरीब और साहब में आपको गोविंद जी मेरा नाम भी गोविंद है, आपका नाम भी गोविंद। धन्यवाद। और साहब बड़े पसंद हुई, आपने मुझे आपने इंटरव्यू दिया और आशा करता हूँ कि चैनल के माध्यम से एक बारी को हमारे समाज को हाईलाइट करना चाहिए। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर GL मेनारे साहब कि आपने हमारे चैनल पे आए, आपने सारी समाजों के बारे में और मेवाड़ की विभिन्न ग्रंथों के बारे में आपने जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ले चलते हैं वारी समाज के सदस्यों के पास कि इसका मूल्यांकन के लिए
आज जो हम जेएल साहब के पास आए हैं और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। पहले आप अपना परिचय दें और जी। मेरा नाम बाबू सिंह वारी है। मैं वाल्मीकि गढ़ को रहता हूँ। और हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं, और उनके पिताजी वो सारंगी से आए हुए हैं। तो हमारे जो समाज में मुझे लगते थे उनको सारंगी वाले के नाम से मुझे लगते थे। तो आज हम पता चला कि ये है बोला है, तो हम जीएल मेहरा साहब के पास आए हैं। तो उन्होंने से हमारे को बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि हमारे समाज के जो किरतवारी था, वो किरतवारी पन्ना राय के साथ चित्तौड़ से उदय सिंह जी को लेकर के दुर्गम मार्गों से होते हुए महाराणा उदय सिंह जी को जो कुंभलगढ़ पहुंचाया गया, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी जाति के लोगों का था। मैं जीएल मीनारा साहब में बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दिलीप जी के पास चलते हैं। दिलीप जी, आप थोड़ा संक्षेप में बताएं कि जाति का इतिहास आपने सुना है और आज जाति मूल स्वरूप में कहाँ है और कितनी है और कैसी स्थिति में है। आज श्री गोविंद सिंह जी के चैनल के माध्यम से सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए श्री मेनरे साहब जैसे विद्वान व्यक्तित्व से हमारा परिचय हुआ। लोकजन सेवा संस्थान के श्री जय किशन जी चौबे साहब की मार्फत हम इनसे मिले, और राणावत साहब इंदर सिंह जी झोलावास, राणावत साहब उनका भी बहुत सहयोग रहा। डॉक्टर आजाद शत्रु साहब शिवरती, उनका भी सहयोग रहा। और इससे पहले हम कामेरी जो देवगढ़ में तहसील में पड़ता, वहाँ पे भी कुछ म्यूजियम बना था माँ पन्नाताई के ऊपर, और उस म्यूजियम में कुछ प्रांतीयपूर्ण शब्द लिखे गए थे। तो आप भी जीएल मेनरे साहब, के.एस. गुप्ता साहब, देव कोठारी साहब, चौबे साहब, राणावत साहब, इनके सहयोग से ही हम वहाँ पे गए। और वहाँ पे जाकर के आपने बीएन के अंदर कोई मीटिंग हो रही थी, जाला साहब भी थे, और वहाँ पे जहाँ लेटर जब हमने रखा तो आपने बिना देखे उसे फटाफट साइन करके और आपने फ़ोन किया, और हम वहाँ पे गए और वो काम हो गया। पुरातत्व विभाग जयपुर से उसमें करेक्शन किया गया, वहाँ पे भी कुछ गलत लिखी गई थी। तो मैं जेल मेनरे साहब के सामने तो क्या बोलूँ, लेकिन क्या है कि हमारी सोसाइटी में पहले लोग इतने पढ़े लिखे है नहीं, तो वो लोग आज क्या कोई सिस्टम के अंदर जाता है तो सब कुछ चेंज होता है। तो हमारे सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों की कमी रही, उस वजह से वो सिस्टम में नहीं जा पाए। सिस्टम में नहीं जा पाए तो जहाँ पे जैसा है वैसा लिखा दे। आज हम हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं या नए हमारे उम्र के जो हैं, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई जहाँ पे भी जैसे भी जॉब कर रहे हैं और उनको कुछ समझ है, तो आप जैसे लोगों के बीच में हम जाते हैं। मैं लोकजन सेवा संस्थान से 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और आपसे जुड़ने के बाद में जब मैंने मेरी सोसाइटी में जा कर के और ये चीज़ें बताई तो उनको भी पता चला कि यार अपन क्या है। तो आपसे मिला, आपने पूरा बताया। कल मेरे को आज़ादी शत्रु साहब ने उन्होंने बताया कि साहब आप तो राजपूत फैमिली में से आते हैं, तो आपने फ़ोन पे बताया। मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, मैं गोविंद सिंह जी को लेके आऊँगा, आपका एक इंटरव्यू करूँगा। आज मैंने कमेटी के सोसाइटी समाज के लोगों के साथ एक मीटिंग देखी थी, और मैं आपको ऑनलाइन मीटिंग से जोड़ता, लेकिन जब कुछ व्यक्तियों के नहीं आने से वो कैंसिल किया। और फिर मैं और बाबू सिंह जी भाई साहब को मैंने कहा आप मेरे साथ चलो। आज जो काम वहाँ पे सिटी में नहीं हो सका वो सर के वहाँ जाके कर। और आपका भी आभार गोविंद सिंह जी, आपको हमने फ़ोन किया, आप इतने बिजी होते हुए आप यहाँ पधारे। और आप उस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान स्तर में जहाँ पे भी हमारे समाज के लोग हैं और इस वीडियो को देखते हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के माध्यम से हर प्रशासन और हर जगह के आप समाज के लेटर पैड पे लिख करके दे दें। हमारी समाज का इतिहास के बारे में आप जहाँ पे भी है, जहाँ गलत लिखा हुआ है उसको रिव्यू करावें, और वहाँ के आपके क्षेत्र के विद्वान इतिहासकारों से मिल करके आप उनसे सहयोग लें। अभी इसी प्रकार से 5वीं की क्लास चल रही साहब हिंदी की, उस हिंदी की बुक के अंदर भी कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया गया, उसके लिए भी आपका ही सहयोग रहा। अभी प्रताप गौरव केंद्र में 4-5 महीने पहले कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे राणावत साहब और चौबे साहब ने जाकर के वहाँ पे जो भी मुख्य अतिथि थे उनको वो बताई स्थिति के साथ ऐसे लिख दिया गया। तो उन्होंने कहा साहब अब की बार जो रिव्यू होगा एजुकेशन की जो कमेटी बैठेगी उसमें हम उसको चेंज करें। तो
मुझे समाज के लोगों से यही कहना है कि आप अपने स्तर पे वारी समाज का वर्चस्व बढ़ाएं और कीरत वारी और इस वारी समाज का जो योगदान रहा कीरत वारी के ज़्यादा भी जैसे माँ पन्ना दाई के ऊपर स्टेचू बन रहे हैं या पेनोर माँ बन रहे हैं, तो उसमें अपनी भी भागीदारी है, अपने समाज की भी, उनके कीरत वारी के बारे में, सोसाइटी के बारे में उनकी जानकारी रहे। और मैं यही सहयोग चाहता हूँ समाज के लोगों से और प्रशासन से कि आप इस सोसाइटी को थोड़ा आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद आप सभी को। ठोकर गाँव हम करते मेरे दब्बे से बात की तो भाई साहब अपन ठोकर गाँव चलते सर को राणा साहब को और आपको वो व्यवस्था मौसम ऐसे गड़बड़ है। जब बारिश हो जाए तो अपन चाहते हैं कि एक बार ठोकर पुराने विभाग का जो डॉक्टर है उनको दूंगा ताकि वो अल्कोहल की रिपोर्ट देगा, मैं टेस्ट कर दूंगा और आप लोग अपने समाज से और ये नई स्थान नहीं खोजे तो ये चीज विरासत का सर ये अपन जैसे ज्ञापन तैयार करके कलेक्टर साहब को और संबंधित विभाग को दें और अपनी एक इतिहास संकलन समिति और योगदान सेवा तो आप में भी जो पीढ़ी के लोगों में वैसे चैनल के माध्यम से जाए तो चैनल माध्यम होगा लोग उचित रहेगी। आपको जो मैं वैसे राजस्थान सरकार ने मुझे पार्टी समिति नंबर बना रखा है। हाँ सर तो उसमें आप बनता हूँ समिति के नाम से जी, तो राजस्थान सरकार ने मुझे अभी पार्टी मंडल में नंबर रखा है करने ना जितने टैक्स पूरी लेती है पहली क्लास भर कर उसका मुझे सरकार ने बनाया। अभी जीवन जी वाइस चांसलर पाठवाड़ा उनको बनाया मैं हूँ। हम एक तीन कमेटियाँ बनी और एक कमेटी कमेटी में हूँ, तो कोशिश करेंगे आपसे का कि टेक्स्ट बुक में के साथ एक भरी की जीवनी है सर उसमें एक जगह वो कुछ गलत लिखा हुआ है वो सही कराएं। वो हमारा काम है टेक्स्ट तरीके एक टूटिया है भाषा का इम्पोर्टेंट जब तक तथ्यात्मक गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर तो मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारी का नाम किसी भी सब पाठ पहुँचवा है, ये मैं चाह रहा हूँ 15 आएगा और देखेंगे अभी से तो ये प्रेरक प्रसंग बहुत बड़ा प्रसंग और आप भी ये आप प्रयास करो कि आपके समाज जैसे अच्छे लोग मैं बोल देख रखे तो यहाँ जी बिल्कुल आप अपने समाज का जुड़ लीजिए। तो सर आप क्या हम जनरल मीटिंग बुलाएंगे और हम हमारे फिर आप सब लोगों को एक बार को भी हम प्रेस के माध्यम से